Hello, my dear students. Welcome to the class. I am Yogesh, your physics tutor, and yes, today we are going to start our new chapter, that is class 10 electricity, my dear students. Yes, इस चैप्टर में हम आज अपना पहला सेशन लेके आए हैं. यहाँ पे हम कवर करेंगे आज origin of charge, then we will talk about the properties of charge, and finally we will get to know what is the quantization of charge, my dear students. बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंटरैक्टिव सेशन रहने वाला है. जस्ट अपना नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए. हम बिल्कुल जीरो लेवल से लेके हाईएस्ट लेवल तक इन चीजों की स्टडी करेंगे. चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, बेसिक रीजन क्या है उसके एग्जिस्ट करने का, चार्जेस वगैरह क्या होते हैं, कैसे जनरेट हुए, कहां से आए, सब कुछ हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. और जब हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके हटेंगे तो आप देखेंगे कि बोर्ड्स लेवल हो, ओलंपियाड लेवल हो या एनटीएससी लेवल हो, कॉम्पिटिटिव कोई भी लेवल हो, कोई भी क्वेश्चन आपकी रीच से बाहर नहीं होगा, माय डियर स्टूडेंट्स. सो लेट अस गेट स्टार्टेड विदाउट एनी डिले. सो दीज आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे. सो जस्ट गेट रेडी विद योर नोटबुक एंड पेन. और हाँ, साथ ही साथ नोट्स जरूर बनाइएगा. जो भी हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं, आपको टेक्स्ट बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्वेश्चंस कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहीं पे हम सब करने जा रहे हैं. हाँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप कहीं से भी उठाइए. यहां से पढ़ने के बाद आपके हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास होगा फॉर श्योर, जब आप ये कंसेप्ट यहां पे सीख चुके होंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट अस गेट स्टार्टेड, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी. सो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड सुनते ही माइंड में क्या आता है? करंट. यस, इलेक्ट्रिक करंट. हम मॉडर्न लाइफ को, माय डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न डे वर्ल्ड को विदाउट इलेक्ट्रिसिटी इमेजिन ही नहीं कर सकते. यस, हाँ, आप घर से लेके बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक में, या आपके व्हीकल से लेके मार्स पर जाने वाले सैटेलाइट्स तक में, अर्थ के चारों रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट्स तक में, हर जगह आप देखेंगे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग कैन बी कंसिडर्ड. यस, बेसिकली जब घरों में हम बात करते हैं तो अपने होम अप्लायंस है, टीवी, फ्रिज, कूलर एटसेट्रा, इनके बगैर हम आज की लाइफ अपनी इमेजिन ही नहीं कर सकते. उसके बाद बात आती है व्हीकल्स की. व्हीकल्स के अंदर बैटरी है. वहां पे अगर बैटरी ना हो तो व्हीकल्स आर ऑफ वेरी अबाउट टू बी नो यूज फॉर अस. यस, because there is infotainment system in the vehicles and the battery is required to get them started, etc. Then in the industries, very heavy machines are run only because of, yes my dear students, electricity. So let us get started. लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अगर मैं जनरल आपको एक लाइन में बताऊं तो इलेक्ट्रिसिटी और कुछ नहीं, चार्जेस का फ्लो होता है, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, अगर चार्जेस एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसका ही मतलब है इलेक्ट्रिसिटी. बट सर ये चार्ज क्या है और कैसे आता है, उससे स्टार्ट कीजिए ये सब. तो हम स्टार्ट करते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. लेट अस गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज चार्ज. बट बिफोर मूविंग टू दैट, हम आपकी द्वारा सीखी गई 9th क्लास के एक बात पे चलते हैं. यस, आपने वहां पे पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि अगर मेरे पास दो बॉडीज हैं, एक का मास m1 है और दूसरी बॉडी का मास m2 है, और अगर उन दोनों की बॉडीज के बीच में डिस्टेंस r है, तो आपने ये सीखा था कि इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा, और उसकी वैल्यू होती है gm1m2 बाई आर स्क्वायर, माय डियर स्टूडेंट्स. आज हम इसकी बात नहीं करेंगे. आज हम एक नई टाइप का फोर्स पढ़ने जा रहे हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. यस, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल चार्ज होने वाला है. यस, क्योंकि यहां पे बॉडीज के पास मास था जिसके कारण उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ग्रेविटेशनल फोर्स आया. जैसे कि ये पेन है, अर्थ लगातार इसको अट्रैक्ट कर रही है. देखो, अगर मैं इसको छोड़ दूं तो ये अर्थ की तरफ जाने लगेगा. यस, क्योंकि अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रही है. सर, मास तो इस बोर्ड में भी है, ये बोर्ड तो अट्रैक्ट नहीं कर रहा है इसको. अरे ये भी कर रहा है, लेकिन अर्थ ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि अर्थ का मास कहीं ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस board's mass, my dear students. That's why it is not getting towards the board but getting towards the earth. तो सर ये तो समझ में आया, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास रिस्पॉन्सिबल होता है. यस, तो मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं आपको. मैंने यहां पे टिक किया, माय डियर स्टूडेंट्स. पेन की इंक बोर्ड से चिपकी रह गई. यस,
लेकिन सर अभी आपने बताया अर्थ तो इस इंक को भी खींच रही है ना नीचे की तरफ। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर ये बोर्ड से क्यों चिपकी रह गई, अर्थ की तरफ क्यों नहीं गई? बिल्कुल गजब क्वेश्चन आपका, बिल्कुल सही। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड का कुछ ना कुछ मास था, मैंने यहां पे रखा। इस इंक का कुछ ना कुछ मास था, मैंने यहां पे रखा। इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर यहां पे रखा और मान लिया फोर्स आ गया 100 न्यूटन, मान लेते हैं। लेकिन ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स इंक और बोर्ड के बीच हुआ। अगर मैं इंक और अर्थ के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालूं तो यहां पे अर्थ का मास रखूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू बोर्ड मास। सो वो फोर्स तो फिर इंक और अर्थ के बीच तो फोर्स 100000000 इतने न्यूटन होगा, ये फिर भी नीचे क्यों नहीं जा रही? यस, इसका मतलब यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई फोर्स है जो बोर्ड के और इंक के बीच में है, और वो फोर्स इस इंक को नीचे नहीं जाने दे रहा माय डियर स्टूडेंट्स। और एक बात और पक्का है, वो फोर्स इन इंक और बोर्ड के मासेस के कारण तो नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी है इंक में और बोर्ड में जो जनरेट हो गई जब मैंने इंक पेन से बोर्ड को रब किया ऐसे। यस, और वो प्रॉपर्टी मास तो नहीं है, ये तो पक्का हो गया ना। यानी इस इंक के बोर्ड से चिपके रहने का रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स तो नहीं है सर, ये बात तो पक्का है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा कोई और फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है, मास के अलावा कोई और प्रॉपर्टी है इस इंक में और बोर्ड में जो रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स के लिए, और पक्का वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा स्ट्रोंगर होता है सर। यस, तभी तो ये इंक यहां पे चिपकी रह गई माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो अब हमें पता चला कि बॉडी के पास मास के अलावा और भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण दो बॉडीज आपस में अट्रैक्ट कर सकती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी इज नोन एज चार्ज। यस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड ड्यू टू चार्ज, due to the masses there was gravitational force between the bodies, and due to the charge of the bodies my dear students, पढ़ेंगे चार्ज क्या होता है। due to the charge there is no gravitational force, but due to the charge there will be electromagnetic force between the two bodies my dear students, electromagnetic force। yes, so charge is that property of a body due to which it can apply, yes, or it can generate electromagnetic force on other bodies my dear friends। yes, you got that right। yes, तो चार्ज क्या है? एक बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये अदर बॉडीज पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर सकती है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि चार्ज है भी या नहीं भी और कैसे जनरेट होता है माय डियर स्टूडेंट्स। सो लेट अस गेट स्टार्टेड एंड मूव टू द नेक्स्ट वन। चलिए बात करते हैं कि मान लिया यहां पे अपने पास एक एबोनाइट रोड थी माय डियर स्टूडेंट्स। मान लेते हैं सिंपली एक एबोनाइट रोड यहां पे है अपने पास इस तरह से। चलिए ये वाली कौन सी रोड है? एबोनाइट रोड मैंने ले ली। ओके सर, एबोनाइट रोड क्या होती है? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नथिंग बट सिंपली अ काइंड ऑफ रबर रोड, ए काइंड ऑफ रबर रोड बट इन गैल्वेनाइज्ड फॉर्म। सो गैल्वेनाइज्ड फॉर्म में अगर मैं रबर को ले लूं तो एबोनाइट रोड की तरह काम करता है, और ये वाला मटेरियल ज्यादातर सीज समुद्र के किनारे पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। सो यस, एबोनाइट रोड मैंने ले ली। ओके, और मैंने क्या किया, यहां पे कुछ पेपर के पीसीज ले लिए माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे ऐसे। ये छोटे छोटे टुकड़े थे पेपर के पीसीज, या आप डस्ट पार्टिकल्स भी ले सकते हैं। ये डस्ट पार्टिकल्स मैंने ले लिए। यस, और देखा कि जब मैं एबोनाइट रोड को पेपर पीसीज के पास लेके गया कोई फर्क नहीं पड़ा, पेपर पीसीज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ओके, यानी ये इससे नहीं चिपके। ओके सर, अब मैंने क्या किया, एबोनाइट रोड को मेरे क्लॉथ से, मेरी शर्ट से ऐसे ऐसे रब किया, और अब मैं इसके पास लेके गया तो इसने इनको स्टिंग कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स। दे गॉट स्टिंग्ड विद इट। यस, सो आपस में क्या हो गए, चिपक गए। यस, चिपक गए। कब? जब मैं इस रोड को इनकी तरफ लेके गया। क्यों? कोई तो कारण होगा। तो ऐसा क्या हुआ कि सर पहले तो इस एबोनाइट रोड ने इनको नहीं अट्रैक्ट किया, लेकिन आपने क्लॉथ से जब रब किया तो इनको अट्रैक्ट कर लिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जब मैंने इसको रब किया अपने क्लॉथ पे तो जरूर इस एबोनाइट रोड पे चार्ज आ गया। यस सॉरी,
सो सर चार्ज रब करने से ही आता है? रब करने से ही नहीं आता है, तरीके और भी हो सकते हैं, लेकिन एक बात तो पक्का है कि बॉडी को जब रब करते हैं दूसरी बॉडी के साथ तो चार्ज आ जाता है बॉडी पे। यस माय डियर स्टूडेंट्स, आपने भी करके देखा होगा, जब आप पेन को अपने सिर में ऐसे रब करते हैं और जब डस्ट पार्टिकल की तरफ लेके जाते हैं तो डस्ट पार्टिकल्स पेन से चिपकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपने पेन को रब किया सिर से तो पेन चार्ज हो गया और उस चार्ज पार्टिकल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से उन डस्ट पार्टिकल्स को या फिर पेपर पीसेज को उठा लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इतना आपको क्वाइट क्लियर होगा अब तक का। यस, सुनाओ अब एक और रोड लेते हैं। यस, अब मैंने एक और रोड ली यहां पे, और ये वाली रोड मैंने माय डियर स्टूडेंट्स ले ली। अब की बार चलिए ये वाली, ओके जस्ट वेट। सो अब की बार जो मैंने रोड ली माय डियर स्टूडेंट्स, वो उसका कलर थोड़ा सा अलग रखते हैं हम। यस, ये वाला रखते हैं, और जस्ट वेट। यस, सो हमने अब की बार ये वाली रोड ले ली माय डियर स्टूडेंट्स। यस, और इस रोड को हमने ग्लास रोड ले लिया। यस, अब की बार कांच की रोड ले ली, यानी ग्लास रोड ले ली, और इस पे मैंने लिख दिया कि ये वाली है ग्लास रोड माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो अब फिर से मैंने क्या किया, इस ग्लास रोड को मैं पेपर पीसेस के पास लेके गया, इसने इनको नहीं उठाया, लेकिन जब मैंने ग्लास रोड को अपने क्लॉथ से यहां पे रब किया और फिर मैं लेके गया तो देखा कि ये वाले भी इससे चिपक गए माय डियर स्टूडेंट्स। दे गॉट क्लिंग्ड विद इट। यस, दे गॉट क्लिंग्ड विद दिस ग्लास रोड जब मैं इसको इनके पास लेके गया, यानी सर ग्लास रोड पे भी चार्ज आ गया। यस, अब मैंने क्या देखा कि जब एबोनाइट रोड को रख दिया रब करके, ग्लास रोड को रख दिया रब करके क्लॉथ से, तो देखा एबोनाइट रोड और ग्लास रोड एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है माय डियर स्टूडेंट्स। दे हैव स्टार्टेड अट्रैक्टिंग ईच अदर। ओके सर, यानी सर चार्जेस, एक बॉडी अगर चार्ज है दूसरी बॉडी भी चार्ज है तो आपस में एक दूसरे को क्या करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स, वो रिपेल भी कर सकती हैं। कैसे सर? मैंने क्या किया, अब फिर से एक एबोनाइट रोड ली माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मैंने क्या ली, एक एबोनाइट रोड ली। सो यहां पे अब की बार फिर से मैंने एक एबोनाइट रोड ले ली, एक और। यस, सो एक और एबोनाइट रोड लेके उसको भी मैंने क्लॉथ से जब रब किया और यहां पे रखा तो देखा कि ये एबोनाइट रोड भी इस ग्लास रोड को अट्रैक्ट कर रही है, लेकिन इस वाली एबोनाइट रोड को रिपेल कर रही है माय डियर स्टूडेंट्स। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि चार्ज अगर बॉडीज पे है तो वो दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। यानी एक बात तो पक्का है, जिस टाइप का चार्ज इस एबोनाइट रोड पे आया क्लॉथ के साथ रब करने से, वैसे ही टाइप का चार्ज इस एबोनाइट रोड पे आया होगा। यस, और पक्का ग्लास रोड पे कोई अलग टाइप का चार्ज होगा जिसके कारण ये तो अट्रैक्ट हो रही है इनके साथ और ये खुद आपस में क्या कर रही है, रिपेल। यानी यहां से अपने माइंड में आया सर कि चार्ज एक टाइप का नहीं बल्कि टू टाइप्स का होता है। सो हियर वी गो टू नो चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स माय डियर स्टूडेंट्स। सो charge can be of two types. Please take a note, and yes, this is the experiment how we go to know that charge can be of two types my dear students. इतना समझ में आ गया होगा easily, I hope so. So now अब बात करते हैं कि चार्ज दो तरह के होते हैं, तो सर उनको नाम क्या दें। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब मैंने क्या देखा कि एबोनाइट रोड को और ग्लास रोड को, यस एबोनाइट रोड और ग्लास रोड को मैं पास पास लेके आया तो देखा टोटल चार्ज खत्म हो गया दोनों का, नो नेट चार्ज। यस, यानी जरूर जितना चार्ज इस पे था उसके अपोजिट टाइप का चार्ज इस पे था और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। और कैंसिल तो कौन करता है सर, पॉजिटिव नेगेटिव को करता है कैंसिल। यस, तो इसलिए हमने इनके नाम एक का रख दिया पॉजिटिव चार्ज और दूसरे का नाम रख दिया हमने नेगेटिव चार्ज माय डियर स्टूडेंट्स। सो यस, चार्ज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, one is positive charge and other is negative charge my dear students. I hope it is quite clear to all of you. So हमें पता चल गया चार्ज क्या है। अब हम सिंपली बोल सकते हैं कि चार्ज is that property of a body due to which it can attract or repel other bodies. अब
चार्ज दो तरह का, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव। मान लेते हैं इस एबोनाइट रोड को जब क्लॉथ से रब किया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस, तो जरूरी इस एबोनाइट रोड पे भी पॉजिटिव ही आया होगा जब मैंने क्लॉथ के साथ रब किया। यस सर, क्योंकि है तो दोनों सेम मटेरियल की, और रब भी आपने क्लॉथ के साथ ही किया है दोनों को, सो दोनों पे सेम टाइप का चार्ज आएगा। और जरूर ग्लास रोड पे फिर नेगेटिव होगा भाई। यस सर, सो यानी एक बात तो पक्का है, एबोनाइट एबोनाइट एक दूसरे को रिपेल कर रही है। यहां से हमें पता चला कि सिमिलर चार्जेस, यहां से पता चला कि सिमिलर, ओके लेट मी चेंज द स्लाइड। यस, सो हमें पता चला सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर माय डियर स्टूडेंट्स। यस, दे ऑलवेज repel each other, means if there is, yes I would like to say here, yes, that if there is positive charge and there is again positive charge, then there will be repulsion between them. Yes, and if there is negative charge and there is again negative charge, so again there will be repulsion between them because they are also similar type. So similar charges or like charges my dear friends, और like charges means एक जैसे। so एक जैसे चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं सर। नाउ अब अगर मैं चार्जेस यहां पे चेंज कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स, यस लाइक लेट अस से, अगर मैं यहां पे रख दूं पॉजिटिव चार्ज, यहां पे रख दूं नेगेटिव चार्ज, तो मैं क्या देख रहा हूं, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। यस, यानी डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज, प्लीज टेक ए नोट, आपको नोटबुक में ये सब नोट करना है प्रॉपर नोट्स के साथ, ताकि बार बार लेक्चर देखने की जरूरत आपको ना पड़े माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। सो यस, जस्ट रिमेंबर दिस, अट्रैक्ट ईच अदर। ओके सर, जब एक बॉडी पे चार्ज आता है सर, तो हम कैसे बोलेंगे कि 3 किलोग्राम चार्ज आ गया, 4 किलोग्राम चार्ज आ गया, या फिर सर ऐसे बोलेंगे 4 मीटर चार्ज आ गया, 5 मीटर चार्ज आ गया, या सर ऐसे बोलेंगे 40 डिग्री चार्ज आ गया, 80 डिग्री चार्ज नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, और माय डियर स्टूडेंट्स लेंथ की यूनिट होती है मीटर, वैसे ही चार्ज की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है माय डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम्ब माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस, COULAMB, coulomb. Yes, so if a body have charge, we will say that the body have 10 coulomb of charge, 50 coulomb of charge, 80 coulomb of charge. Yes, so जब भी आप पूरा लिखेंगे, अब कूलम्ब सर एक साइंटिस्ट थे अपने, यस ये किसी के नाम पे बेस्ड है ये यूनिट, तो जब भी आप पूरा कूलम्ब लिखते हैं, मान लिया 50 कूलम्ब आपको लिखना है, तो C छोटा रखना है। यस, क्योंकि कैपिटल C अगर आपने लिखा तो उसका मतलब है कूलम्ब सर का नेम आपने लिखा है, लेकिन स्मॉल c लिखा कूलम्ब लिखने के लिए, तो इसका मतलब आपने उनके नाम को एज ए यूनिट लिखा है। यस, सो ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में भी 2-3 बार पूछा गया और एनटीएससी में तो कई बार रिपीट हो चुका है कि बताइए एक बॉडी के पास 50 मैग्नीट्यूड का चार्ज है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? नंबर 1, द बॉडी हैव 50 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ऑप्शन बी, दिस वाज ए, ऑप्शन बी बॉडी हैव 50 कूलम्ब स्मॉल c ऑफ चार्ज, नंबर सी ऑप्शन द बॉडी हैव 50 स्मॉल CULAMB कूलम्ब ऑफ चार्ज, और डी none of these. So more than one answers are correct. What would you think my dear student? What do you think? Which one is the correct? So पहले वाला देखते हैं सर, ये 50 कूलम्ब है, ये कूलम्ब बड़ा C है, यानी सर ये तो साइंटिस्ट का नेम है, यूनिट का नेम नहीं लिखा इसने, तो ये तो गलत है। दूसरे में स्मॉल c यूज कर लिया सर, तो जब भी यूनिट को हम उसके साइन से शो करते हैं, जैसे C से, तो यहां पे एज ये साइंटिस्ट के नाम पे है, तो इसलिए अकेला C अगर यूज करोगे तो कैपिटल C यूज करना है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये भी गलत है। सो या तो ऐसे लिखो स्मॉल c के साथ पूरा नाम, या फिर लिखो 50 इंटू कैपिटल C। यस, सो C इज द सिंबल टू डिनोट द कूलम्ब माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल C इज द सिंबल टू डिनोट द कूलम्ब my dear friends. So yes, C is correct because full name is written. Yes,
So D is also incorrect. None of these not the answer. So C is the right answer. How this could be right? 50 into capital C my dear friends. 50 के साथ कैपिटल C यूज करते तो ये राइट होता आपका. आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको. अब बात करते हैं कि चार्ज, आप जैसे कि पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, उनके पास कितना चार्ज होता है माय डियर स्टूडेंट्स. बात कर लेते हैं उसकी. लेकिन उससे पहले मान लिया एक बॉडी थी आपके पास यहां पे, इसके पास 15 कूलम चार्ज है. यस. और एक बॉडी यहां पे थी आपके पास, इसके पास 10 कूलम चार्ज है. तो आपसे पूछा गया अगर इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पे रखा जाए तो बताओ ये कितने फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल करेंगी. पहली बात तो बताइए, क्या ये अट्रैक्ट करेंगी या रिपेल? सर दोनों के दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, यानी एक बात तो पक्का है, ये दोनों आपस में रिपेल करेंगी बिकॉज चार्जेस आर सिमिलर. यस. अब कितना फोर्स वो एक्सर्ट करेगी? तो आपने ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, F is equal to G m1 m2 by r square. यस. लेकिन यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को, बल्कि यहां पे इनके बीच फोर्स कौन सा लगेगा? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स सर. और उसके लिए फार्मूला होता है F is equal to K Q1 Q2 by r square my dear friends, where Q1 and Q2 are the charges on both the bodies. Yes. So ये K क्या है? ये कोलंबियन कांस्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स. कोलंबियन कांस्टेंट, ये आपको याद रखना है, एनटीएससी में कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन बोर्ड्स में ये चीज अब तक तो नहीं पूछी गई है, आगे पूछ ले कोई पता नहीं होता. यस. सो प्लीज नोट इट डाउन. सो ये के है कोलंबियन कांस्टेंट. ये डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है. इनके बीच में यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स मिल्क है, वाटर है, एयर है, क्या है? तो अगर मीडियम एयर है तो इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9. और कोई मीडियम होगा तो इसकी वैल्यू अलग होगी. आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एयर के लिए याद रखिए, दैट इज 9 इंटू 10⁹9. यस, क्योंकि और वैल्यूज आप 12th में सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. सो कितनी हुई वैल्यू, कितना फोर्स हुआ इनके बीच? सर के की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁹9 है. Q1 चार्ज 1 की वैल्यू 15 कूलम है. Q2 चार्ज 2 है 10 कूलम डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस स्क्वायर मींस 10 स्क्वायर दैट इज 100 माय डियर स्टूडेंट्स. अब 0 से 0 कैंसिल. यस, एक 0 यहां से कैंसिल होगी तो पावर 8 बच जाएगी. तो यहां पे अपने पास 135 इंटू 10⁸8 न्यूटन का फोर्स बच गया माय डियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो रिपल्सन का फोर्स होगा. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब यस, यहां से अपने पास 1 कूलम की एक डेफिनेशन आ गई है माय डियर स्टूडेंट्स. किसकी सर? 1 कूलम की. कैसे? इस फार्मूले से. ओके, सो देखिए कैसे मैं इसको डिफाइन करता हूं. वी नो दैट F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई r स्क्वायर. यस, मुझे 1 कूलम को डिफाइन करना है. ये चार्ज अगर मैं 1 कूलम का ले लूं और ये चार्ज भी मैं 1 कूलम का ले लूं तो मैं 1 कूलम को कैसे डिफाइन कर सकता हूं? मान लिया इन दोनों चार्जेस को मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे रख दूं. यस, तो बताओ इनके बीच में फोर्स कितना होगा? सर F विल बी इक्वल टू, ये K की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁹9 होती है. ये 1 रख दिया, ये 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर 1, तो सर इतना ही न्यूटन आ गया. यस. सो 1 कूलम इज द चार्ज. यस माय डियर स्टूडेंट्स, 1 कूलम वो चार्ज है जो अपने ही बराबर एक चार्ज को 1 मीटर की दूरी पे रखे होने पे 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन के फोर्स के साथ रिपेल करता है. वाओ सर, ये तो हमने आज ही सुना. यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन योर बुक्स बट इट इज ऑफ वेरी हाई यूज टू यू. कोई भी आपसे पूछे 1 कूलम डिफाइन कीजिए तो बुक में एक छोटा सा तरीका दे रखा है. जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में चलता है कहीं से तो चार्ज हम बोलते हैं 1 कूलम चल गया. हाँ, हम उस सिंपल डेफिनेशन पे भी आएंगे, लेकिन जब हमने करंट के बारे में पढ़ा ही नहीं है अब तक तो हम कैसे डिफाइन कर दें यस चार्ज को उसकी फॉर्म में? तो ये पहली डेफिनेशन है. मैं 3 डेफिनेशन टोटल आपको इस पूरे चैप्टर में चार्ज की बताऊंगा. आपकी मर्जी है, आप कोई भी यूज कीजिए बोर्ड्स में, लेकिन जब एनटीएससी ओलंपियाड्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आएगी तो ये डेफिनेशन आपके काम की ज्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट्स. सो यस, व्हाट कैन वी से?
Please note it down. 1 coulomb is the amount of charge that will repel a similar charge, means another charge of 1 coulomb, a similar charge with a force of 9 into 10 raised to power 9 Newton when both are placed at a distance of 1 meter. I hope it is quite clear to you. बैक कीजिए, पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए और ऊपर इंपॉर्टेंट फॉर ओलंपियाड्स और एनटीएससी लिख लीजिए, बट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर सकते हैं। सो आई होप इतना समझ में आया होगा, 1 कूलम का आपको पता चल गया। आगे चलते हैं और बात करते हैं कि चार्जेस के टाइप्स हमने पता कर लिए, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट दैट व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हम इलेक्ट्रॉन का ऐसे दिखाते हैं ई और ऊपर ये नेगेटिव का साइन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, यस, और कितना नेगेटिव? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट, यस। और एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है इतना ही, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन इतना ही पॉजिटिव माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब बात आती है, एक इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 किलोग्राम माय डियर स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ये आपके पूरी लाइफ टाइम काम आने वाले हैं आपको, यस। सो सर मास प्रोटॉन का कितना होता है? हालांकि अभी याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के मास से 1867 टाइम्स ज्यादा होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यस, इट इज 1867 टाइम्स मोर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की माय डियर स्टूडेंट्स, यस। सो लेट अस मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द properties of charge, yes. So here we are with the same. So we are going to talk about the properties of charge my dear students। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? सबसे पहले चार्ज क्या है? Yes, a charge is the property of a body, yes, due to which it can attract other bodies or it can repel other bodies or it can apply electromagnetic force on other bodies my dear students, yes। charge can be of two types, yes। so first पहला पॉइंट क्या लिखेंगे? it can be of two types, and what are those? one is positive and other is negative, positive and negative my dear students। then what is the other thing? Similar charges always repel each other while dissimilar or opposite charges always attract each other, yes। so like charges or similar charges, yes, like charges always attract each other, and yes, the dissimilar or unlike charges, like charges repel, yes, एक जैसे चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं हमेशा एक दूसरे को, और अनलाइक यानी अलग अलग टाइप के चार्जेस क्या करते हैं? दे विल ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिमेंबर दिस। सो नाउ सर ये बताइए कि जब मैंने एक बॉडी को रब किया दूसरी बॉडी से, तो बॉडी पे चार्ज आ कैसे गया सर? ये बात नहीं समझ में आई। तो चलिए अब बात करते हैं, व्हाई ए बॉडी गेट्स चार्ज व्हेन इट इज रब्ड विद अनदर बॉडी माय डियर स्टूडेंट्स, yes। so why a body gets charged, yes, just wait। so yes, what we can say, cause of charging यानी चार्जिंग होने का रीजन क्या है सर, वो समझा दीजिए। चलिए भाई काम की बात पे आते हैं। मान लिया मैंने एक एबोनाइट रोड से जब क्लॉथ को रब किया तो एबोनाइट रोड पे चार्ज आ गया था, यस सर आ गया था, लेकिन क्यों आया वही पूछ रहे हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, एक एटम ले लेते हैं एबोनाइट रोड का और एक एटम ले लेते हैं सिल्क क्लॉथ का माय डियर स्टूडेंट्स, यस, और दोनों को रब करके देखते हैं क्या होता है। चलिए तो हमने क्या किया,
यहां पे एक तो एटम ले लिया यहां पे, जस्ट वेट, यहां पे हमने पहले एटम ले लिया कौन सा, सिंपल ये वाला एबोनाइट रोड का एटम ले लिया माय डियर स्टूडेंट्स। इसका न्यूक्लियस होगा, बिल्कुल होगा सर, यस। इसी तरह हमने यहां पे एक और एटम ले लिया, जस्ट वेट, यहां पे, यस। और ये एटम ले लिया हमने सिल्क क्लॉथ का माय डियर स्टूडेंट्स, यस। सो इसके अंदर यहां पे हमें पता है ये वाला जो एबोनाइट रोड का लिया है, यस, ये वाला हमने ले लिया एबोनाइट एटम, एबोनाइट रोड का एटम। और यहां पे हमने लिया है कौन से वाला, यस, सिल्क क्लॉथ एटम, यस, सिल्क एटम माय डियर स्टूडेंट्स। सो यस, अलग अलग मटेरियल का अलग अलग एटम अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन रखता है माय डियर स्टूडेंट्स, यस। सो यहां पे हमने एबोनाइट की बात की पहले, तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि यहां पे 4 इलेक्ट्रॉन है, ओके। और मान लेते हैं सिल्क एटम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, ओरिजिनली। सो इतने ही नंबर ऑफ क्या है इनके पास, प्रोटॉन भी है सर। तो हमने क्या किया, यहां पे इसके पास 4 प्रोटॉन भी हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो सिल्क एटम के पास 3 प्रोटॉन है माय डियर स्टूडेंट्स, यस सर, दैट इज क्लियर टू अस। अगर इतना क्लियर है तो अब देखिए, जब मैंने इनको आपस में रब किया तो रब करने से क्या होगा, इनके बीच में हीट जनरेट होगी माय डियर स्टूडेंट्स, यस। जब भी दो चीजों को रब करते हैं, हम अपने हाथों को रब करते हैं, क्या गर्म नहीं हो जाते, यस। सो जब हमने एबोनाइट रोड को उठाया, सिल्क क्लॉथ पे ऐसे रब किया, तो दोनों के बीच में हीट जनरेट होगी, यस सर। तो जैसे ही हीट जनरेट हुई, तो एक टाइम ऐसा आएगा, हीट बढ़ते 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 इनमें से जो भी हीट को सहन नहीं कर पाएगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर छोड़ देगा, यस। एग्जांपल देता हूं, हम क्लास में, मान लिया टीचर क्लास में पढ़ा रहा और लास्ट बेंच पे बैठ के दो बच्चे आपस में बोल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। टीचर ने दोनों को आगे बुलाया और पूछा कि बताओ भाई कौन बोल रहा था। एक बोल रहा है ये बोल रहा था सर मैं नहीं बोल रहा, और वो बोल रहा है कि सर ये बोल रहा था मैं नहीं बोल रहा। टीचर ने क्या किया, दोनों के सिर पकड़े और आपस में रब कर दिया, सिरों को ऐसे आपस में रब कर दिया। उससे क्या हुआ, एक बच्चा जो, अब जब रब करेंगे तो बीच में गर्मी पैदा हो रही है, सिरों के बीच में हीट जनरेट हो रही है, उनके सिर दुखने लगे हैं, दर्द करने लगे हैं। तो जिस बच्चे की सहन करने की क्षमता कम है वो बोल देगा कि सर मैं बोल रहा था, यस, वो बोल देगा, क्योंकि उसे उस दर्द से बचना है, यस। और वो उसकी जो सहन करने की क्षमता है वो जब पूरी हो गई तब वो उगलेगा, यस। यानी वो उसका वर्क फंक्शन है, यस माय डियर स्टूडेंट्स। अब मान लिया, अब जब मैं इसको गर्म करूंगा तो इसमें से कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो हीट की वो वैल्यू जिसपे ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, वो उस एटम का वर्क फंक्शन कहलाता है माय डियर स्टूडेंट्स, यस। सो इन दोनों को जब मैंने आपस में रब किया, सो द एटम हैविंग द लेसर वर्क फंक्शन loses its most loosely bounded electron, yes। तो ये वाला मान लिया, ये वाला क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सो व्हाट इज वर्क फंक्शन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, यस। सो जब हीट एनर्जी इतनी ज्यादा होगी कि वर्क फंक्शन इसके वर्क फंक्शन के बराबर हो गई, तो ये वाला क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा माय डियर स्टूडेंट्स। और इसके कांटेक्ट में कौन है, ये है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन निकल के यहां पे चला जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, और यहां आके फिट हो जाएगा, यस। इसके आने से पहले इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 प्रोटॉन थे, ओवरऑल टोटल स्कोर 0 था। इसके पास भी इसके आने से पहले 3 प्रोटॉन थे, 3 इलेक्ट्रॉन थे, इसका भी ओवरऑल चार्ज कितना था, 0 था माय डियर स्टूडेंट्स, यस। लेकिन अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, अब इसके पास टोटल प्रोटॉन तो 4 हैं। सो इसके पास अब लेट मी यस, सो इसके पास अब टोटल 4 प्रोटॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स।
ओवरऑल इसके पास एक्स्ट्रा कौन है, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, so it is having 1 proton extra. Yes, so overall it have positive charge my dear students. और इसके पास क्या है, इसके पास सर, इसके पास तो ओवरऑल अब टोटल कितने हैं प्रोटॉन्स, 3 प्रोटॉन है सर, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 हो गए हैं सर, यानी इसके पास अब कौन है एक्स्ट्रा, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है सर इसके पास. सो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया उसके पास एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स हो गए, यानी ये हो गया अब पॉजिटिवली चार्ज्ड. यस, सो जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, जिसमें से बुराई निकली, वो तो पॉजिटिव बन गया भाई. यस, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर किया उसमें बुराई आई है, तो ये तो कैसा हो गया, नेगेटिवली चार्ज्ड हो गया माय डियर स्टूडेंट्स. यस, सो इट इज नेगेटिवली चार्ज. तो आप पता चला कि रब करने पे बॉडी चार्ज क्यों हो जाती हैं. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ माय डियर स्टूडेंट्स. सो यस, वी गोट टू नो व्हाई द बॉडीज गेट्स चार्ज्ड व्हेन दे आर रब्ड माय डियर स्टूडेंट्स. यस, सो अब आगे चलते हैं. अब एक बात बताओ, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके पास कैसा चार्ज, सर पॉजिटिव. जो गेन करता है उसके पास कैसा चार्ज, सर नेगेटिव. तो अब देखो इसके पास कितना पॉजिटिव, सर 1 प्रोटॉन के बराबर, यानी इसके पास अब चार्ज है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 1 प्रोटॉन के पास इतना चार्ज होता है. और इसके पास चार्ज कितना है सर, नेगेटिव है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है. और 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है सर, प्रोटॉन के ही बराबर, लेकिन नेगेटिव में. यस, सो दोनों बॉडीज के पास अब इक्वल चार्ज है, दोनों चार्ज हैं लेकिन अपोजिट है चार्ज, एक पॉजिटिवली तो एक नेगेटिवली. तो आप आपस में क्या करने लगेंगी, अट्रैक्ट करने लगेंगी माय डियर स्टूडेंट्स रबिंग के बाद. सो ये समझ में आया इतना. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब एक और बात, चार्ज होने से पहले इसका मास कुछ ना कुछ था. यस, चार्ज होने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल के गया है ना यहां पे. यस, तो इसमें से तो कुछ ना कुछ निकला है, इसमें कुछ ना कुछ आया है. सो जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हुई है उसका मास डिक्रीज हो गया. यस, व्हाई सर, बिकॉज इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गया है और इलेक्ट्रॉन के पास 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम चार्ज था, मास था, सॉरी. सो इतना मास इसका घट गया और इसके अंदर आ गया वो. सो जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती है उसका मास बढ़ जाता है. यस, सो ए बॉडी which was neutral, if after rubbing or somehow it gets negatively charged, it means its mass have increased. And a body which loses electron means a body which is positive in charge will get its mass decreased because electron इसके अंदर से निकला है my dear students. So एक बॉडी के पास अगर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 पॉजिटिव चार्ज है, तो बताओ उसका मास पहले से कितना घटा है या बढ़ा है, सर प्लस है चार्ज, यानी प्रोटॉन एक्स्ट्रा है सर, यानी इलेक्ट्रॉन गया उसमें से. यस, तो इलेक्ट्रॉन गया है तो सर उसका मास घटा है. कितना घटा है सर, 1 इलेक्ट्रॉन गया है. यस, तो 1 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर उसका मास कम हो गया, यानी 9.1 इंटू 10⁻30 किलोग्राम मास उसका घट गया. इसी तरह पॉजिटिव वाले का बढ़ गया माय डियर स्टूडेंट्स. हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी सोल्व करेंगे इसी सेशन के लास्ट में. यस, बने रहिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट थिंग. यस, सो अब बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी की. यस, एंड दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स. एंड वन मोर थिंग बिफोर दैट, लेट मी टेल यू दैट चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता. सो प्रॉपर्टीज में अपना नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए आप. चार्ज कैन never exist without mass my dear friends. अरे मास ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं, तो फिर कहां से चार्ज आएगा भाई बॉडी के पास. यस, सो चार्ज उसी बॉडी पे आता है जिसके पास मास होता है, और मास है यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है. अब एक बात और, प्रोटॉन्स कभी नहीं निकलते, चाहे आप दोनों बॉडीज को कितना ही रब करते रहो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं. सो ओनली इलेक्ट्रॉन्स
only electrons are responsible for a body getting charged. Yes, only electrons are responsible for electrification, my dear students. Yes, for getting a body charged और for electrification हम कह सकते हैं, यानी एक बॉडी को इलेक्ट्रीफाई करना है, यानी चार्ज लेके आने हैं उसमें या निकालने हैं उसमें से, तो आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन कर सकते हो, प्रोटॉन्स का लेन देन कभी नहीं होता सर। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स तो काफी अंदर है न्यूक्लियस के। यस, और यहां तक भी हीट का असर पहुंच जाएगा, यहां तक भी, लेकिन यहां तक नहीं पहुंचता, यानी प्रोटॉन्स कभी भी एटम में से निकाले नहीं जा सकते माय डियर स्टूडेंट्स। यस, आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस मूव टू a very important, most important topic of today's session, that is the next property number 5, that is the quantization of charge. heading डालिए my dear students, quantization of charge। पढ़ते हैं क्या होता है। यस, एक बात बताइए आप, मान लिया एक रूम के अंदर 20 बच्चों को बंद कर दिया। यस, तो रूम के अंदर अगर मैं खिड़की खुली छोड़ दूं तो रूम के अंदर कितने बच्चे हो सकते हैं सर? 20, 19, 18, 17, 5, 4, 3, 2, 1 या फिर 0 सर? क्या ऐसा हो सकता है कि रूम के अंदर बच्चे 4.3 हो, 4.8 हो? सर अगर एक बच्चा अपनी बाजू बाहर निकाल ले सिर्फ रूम से, बाकी अंदर रहे, तो सर ऐसा हो सकता नहीं माय डियर स्टूडेंट्स। या तो दरवाजा बंद रखना है या फिर खुला रखना है, कोई एक निकल गया फिर दरवाजा बंद कर दीजिए। यस, सो यानी फिक्स है भाई रूम के अंदर बच्चे होना, या तो एक होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे या 19 होंगे या 20 होंगे, इस तरह से। ऐसा नहीं हो सकता कि 4.8 बच्चे हैं, 4.9 बच्चे हैं, 5.6 बच्चे हैं। उसी तरह माय डियर स्टूडेंट्स, द चार्ज इज आल्सो क्वांटाइज्ड। यस, कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं चार्ज की। यस, मान लिया आपके पास ये बकेट थी और आपके पास 20 फुटबॉल है, 20 फुटबॉल हैं, हर फुटबॉल का मास 2 kg है, ईच ऑफ 2 kg। यस, आपको ये फुटबॉल्स इसके अंदर डालनी है, तो बताओ बकेट के अंदर टोटल कितना मास हो सकता है? सर अगर एक फुटबॉल होगी तो 2 kg, सर 2 फुटबॉल होंगी तो 4 kg, 3 फुटबॉल होंगी तो 6 kg, यानी सर 5 kg तो मास नहीं हो सकता ना बकेट के अंदर? 19 kg हो सकता है क्या? नहीं सर। यानी फिक्स है, क्वांटाइज्ड है बकेट के अंदर मास, वो या तो 2 ही होगा क्योंकि एक फुटबॉल अंदर है, या मतलब 2 kg होगा। अगर 2 फुटबॉल बकेट के अंदर हैं तो 4 kg होगा सर। अगर 3 फुटबॉल्स बकेट के अंदर हैं सो सर 6 kg होगा, 8 kg होगा, ऐसे 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 मैक्सिमम 40 kg हो सकता है सर। यानी टोटल मास इस बकेट के अंदर 2 का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है, यानी कोई ओड वैल्यू नहीं हो सकती। यानी मास इस बकेट के अंदर क्वांटाइज्ड है, फिक्स है कि इन वैल्यूज के अलावा कोई और मास की वैल्यू इस बकेट के अंदर नहीं हो सकती। क्या मेरी बात समझ में आई? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? यस सर, जैसे एक रूम के अंदर बच्चे 6.8 नहीं हो सकते, 9.1 नहीं हो सकते, वैसे ही इस बकेट के अंदर टोटल मास 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg के अलावा 3 kg नहीं हो सकता, 4.6 kg नहीं हो सकता, बट सिर्फ 2, 4, 6, 8, 10 इतना इतना kg हो सकता है। यानी कुछ फिक्स वैल्यूज हैं, वही मास बकेट के अंदर हो सकता है। ऐसे ही माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही अपने पास चार्ज होता है। यस, कैसे सर? चलिए बात करते हैं। यस, चार्ज, मान लिया मेरे पास यहां पे एक एटम था। यस, इस एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर यहां पे माय डियर स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इस न्यूक्लियस के अंदर माय डियर स्टूडेंट्स 6 ही प्रोटॉन हैं। यस, तो बताइए टोटल चार्ज कितना है इसका? सर 0, नेट चार्ज 0 है। जितना टोटल प्रोटॉन्स का उतना ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स का, तो ओवरऑल नेट चार्ज कितना हो गया सर? 0 हो गया। अब देखिए, मैंने इसको रब किया और इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, आएगा ही। यस, सो अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन बाहर आता है सो कितना चार्ज आ गया इस पे? पहले बताओ, नेगेटिव या पॉजिटिव? सोचो सर, इलेक्ट्रॉन गया है,
बुराई गई है इसमें से, यानी सर इस पे अच्छाई आ गई, यानी पॉजिटिव चार्ज आ गया। यस। अरे सर आया तो कुछ भी नहीं, अरे बुराई गई है, ये वाला मान लिया बाहर चला गया, तो ये कैंसिल। अब एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है सर इसके पास, तो इसके पास कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और कितना पॉजिटिव? सर जितना एक प्रोटॉन का चार्ज होता है। यस। सो 1 इंटू चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, चार्ज ऑन 1 प्रोटॉन, या मैं इलेक्ट्रॉन भी लिख दूं क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बराबर चार्ज होता है, लेकिन सर नेगेटिव पॉजिटिव का तो फर्क है। अरे वो तो पता कर ही लिया कि पॉजिटिव होगा, तो यस, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन लिखूं या प्रोटॉन लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब तो बताइए कितना चार्ज है भैया एक इलेक्ट्रॉन पे? सर 1 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन तो होता 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यस। अगर मैं एक और निकाल दूं यहां से, रब किया और भी ज्यादा तो एक और निकल गया, तो अब टोटल कितने निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं। सो इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना आएगा आंसर? सर 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यस। सो कितना आएगा वो? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा भाई, अगर मैं और भी रब कर दूं तो तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकल आएगा। यस सर। सो फिर टोटल चार्ज कितना होगा? सर 3 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, सो 3 इंटू 1.6 10⁻⁻19, सर 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हो जाएगा। यस। सो इसी तरह चलते जाएंगे। तो एक बात बताओ, जो वैल्यूज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 की टेबल में आती हैं, सिर्फ उतना ही चार्ज किसी बॉडी पे हो सकता है, इसके अलावा कोई और चार्ज पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर बॉडी में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है तो चार्ज 0 है, अगर एक निकला है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है सर। लेकिन क्या 3.1 इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू, क्या 3.1 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज एक बॉडी पे आ सकता है? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर उसके लिए 1 पॉइंट समथिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे बॉडी में से, वो पॉसिबल नहीं है। तो बॉडी में से या तो एक निकलेगा या फिर 2 ही निकलेंगे सीधा, यानी चार्ज ऑन ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, और सिर्फ ये वैल्यूज हैं जो चार्ज के एक बॉडी के अंदर हो सकती हैं। यस, आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। सो नाउ लेट अस डिफाइन व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। According to quantization of charge, a body can have the total charge, yes, the total charge as integral multiple of the number of electrons transferred from the body, my dear students. Yes. So, what is the quantization of charge? Let us define it over here, my dear students. Yes. So, quantization of charge says that total charge on a body will always be, total charge on a body will always be an integral multiple of the charge on an electron. Yes my dear students, जैसे कि मान लेते हैं यहां पे मेरे पास ये एक बॉडी थी, यस, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, और इसके पास ओवरऑल टोटल मान लिया 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और टोटल मान लिया 4 ही प्रोटॉन है। अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, तो क्या होगा? कितना चार्ज होगा बॉडी पे? सर एन कितने निकाले आपने? 2, और एक इलेक्ट्रॉन का कितना था सर चार्ज? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो टोटल चार्ज बॉडी पे कितना हुआ? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी सर टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल। ये इंटीग्रल मल्टीपल क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, माय डियर स्टूडेंट्स। यस। सो जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने ट्रांसफर किए वो यहां पे। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में से निकले हैं तो बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगर इलेक्ट्रॉन्स बॉडी के अंदर आए हैं तो बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला माय डियर स्टूडेंट्स। सो चार्ज एक बॉडी पे क्वांटाइज्ड है, इसकी हर कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। यस।
सो क्या एक बॉडी 2 कूलम का चार्ज रख सकती है? चलिए पता करते हैं। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? 2 कूलम। ओके, तो एक बात तो पक्का, ये n अगर इंटीजर आ गया ना तो हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। सो n ऐसे का ऐसा, और e की वैल्यू क्या होती है? 1.6 10⁻⁻19। आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये इंटीजर नहीं आएगा, यानी 2 कूलम का चार्ज होना एक बॉडी में पॉसिबल नहीं होगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं आगे और ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चंस माय डियर स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो देखिएगा ध्यान से, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन द सेम। यस, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो इट सेज in a charged conductor tell the total charge and its nature present in excess of 400 electron। एक कंडक्टर के पास 4000 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, बताओ उसके पास चार्ज कैसा है और कितना है? सर हमें पता है Q is equal to, let me change the color first। yes sir, this Q is always equal to plus minus Ne। okay, सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू, सर इसने कहा कि 4000 इलेक्ट्रॉन है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। यस, कितने हैं वो? 4000। ओके, सो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके सर, यहां पे प्लस माइनस का साइन आपने लिखा था, तो यहां प्लस आएगा या माइनस? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माय डियर स्टूडेंट्स, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, यानी इसके पास बुराई एक्स्ट्रा है। प्रोटॉन्स के मुकाबले 4000 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं, यानी ओवरऑल नेगेटिव आएगा। यस, सो Q विल बी इक्वल टू 6.4 into this 3 zeros can be written as 10⁻3 10⁻19 over here minus, so it becomes 6.4 into 10⁻16 coulomb my dear students। I hope it is quite clear to all of you how to solve this question। now let us move ahead and talk about next question। yes, so बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। here it is the next one। पढ़िएगा ध्यान से। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम ए पीस ऑफ मेटल। एक मेटल से के पीस से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाने चाहिए सो दैट इट हैज ए चार्ज ऑफ 1 into 10⁻⁻7 कूलम। ओके सर, हमारे पास फार्मूला है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। तो टोटल चार्ज कितना है उसके पास? ये वाला 1 into 10⁻⁻7 कूलम। इट इज इक्वल टू, तो उसने कहा कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से निकाले जाने चाहिए। यस, यानी पॉजिटिव है चार्ज उसके पास, निकलेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना। यस, सो छोड़ो, यहां पे वो मैटर भी नहीं करता। सो आपको n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी ट्रांसफर्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए जाने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, इनटू E। वैल्यू ऑफ E इज 1.6 into 10⁻⁻19 माय डियर स्टूडेंट्स। सो आप निकाल देते हैं इसको। सो n विल बी इक्वल टू 1 into 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10⁻⁻19। ये क्या होगा? इसको यहां पे सोल्व करते हैं। यस, सो n विल बी इक्वल टू, ये 10⁻⁻19 ऊपर ले जाऊं, सो 10⁻⁻7 into 10⁻+19 डिवाइडेड बाय 1.6 माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो नाउ इट विल बी इक्वल टू, ऊपर कितना आ गया? 10⁻12। 19 में से 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है। ओके, सो 1/1.6 ये होता है 0.625 माय डियर फ्रेंड्स, 0.625। सो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टू बी ट्रांसफर्ड। अब अगर मैं इसको यहां पे ले आऊं 625, पॉइंट को 3 पॉइंट्स डिस्प्लेस करा दूं तो 3 जीरोस कम हो जाएंगी। सो इतने 10⁻9 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 625 into 10⁻9 electrons have to be transferred my dear students। I hope समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कोई डाउट है then feel free to comment below yes and feel free to ask me। I will give you a contact in the comments if you have any doubt at any point of time my dear students। So now let us move next and solve the another question over here। Yes, so now there is another question
And this says, my dear students, a piece of polythene was found 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb negatively charged. Yes. So total charge कितना था? 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb. After being rubbed with the wound, find the number of electrons transferred. So पहला केस number of electrons निकालने हैं. We know that Q is equal to Ne. Yes. So N is equal to Q by E, where Q is equal to 3 into 10 raised to power minus 7 divided by value of E is 1.6 into 10 raised to power minus 19. I hope you can solve it, my dear students. So this will be the number of electrons. Let me solve it for you. हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into 10 raised to power minus 7 और ऊपर जाके 10 raised to power plus 19 हो जाएगा. Divide by 1.6. Yes. So ये आया अपने पास 10 raised to power 12. So is equal to 3 by 1.6 into 10 raised to power 12. Now 3 into 1 by 1.6 होता है, my dear friend, 0.625 into 10 raised to power 12. Yes. So और इसको मैं सोल्व करूंगा यहां पे. तो 3 into अब 10 raised to power 12 को मैं इस पॉइंट को 1 2 3 यहां ले आता हूं. सो पावर 3 कम हो जाएगी. So 3 into 625 into 10 raised to power 9. Yes. So it will be equal to 1875 into 10 raised to power 9 electrons, my dear students. इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने पड़ेंगे. So फर्स्ट पार्ट अपना क्लियर है. बात करते हैं सेकंड की. हाउ मच मास ट्रांसफर्ड इन पॉलीथीन फ्रॉम वूड. कितना मास ट्रांसफर हुआ? अरे वो तो बहुत इजी है सर. तो देखिए कैसे. अपने पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड कितने आए वो हम पता कर चुके हैं. यस. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड ओवर हियर, यस वी हैव ऑलरेडी फाउंड. तो अब टोटल मास ट्रांसफर्ड, माय डियर स्टूडेंट्स. यस. सो द मास ट्रांसफर्ड will be equal to number of electrons into mass of one electron. Yes. अरे अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं और एक इलेक्ट्रॉन के मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल मास पता चल जाएगा ना कितना ट्रांसफर हुआ है. यस. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर 1875 into 10 raised to power 9 और एक इलेक्ट्रॉन का मास मैंने आपको नोट करवाया था 9.1 into 10 raised to power minus 31 kg. सो इतने किलोग्राम अपना आंसर आ जाएगा, माय डियर स्टूडेंट्स. आई होप इट इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. प्लीज टेक ए नोट ऑफ इट. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, माय डियर स्टूडेंट्स. एक क्वेश्चन और ऐड कर लेते हैं छोटा सा इसमें. बताइए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 कूलम्ब चार्ज में. कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब चार्ज बनाएंगे. सो यस, द क्वेश्चन इज फाइंड नंबर of electrons in 1 coulomb charge, my dear students. Yes. Can you find it? It is very easy. Sir, solution will be like Q is equal to plus minus Ne. Yes. So how many? Find number of electrons. Means N is to be found. So N will be equal to Q by E. Total charge 1 coulomb. So 1 coulomb divided by 1.6 into 10 raised to power minus 19. Now it will be equal to 1 by 1.6, 0.625. And this 10 raised to power minus 19 goes up 10 raised to power 19. So it becomes equal to 6.25 into 10 raised to power 18 electrons, my dear students. एक कूलम में इतने होते हैं, यानी 625 के साथ 16 जीरो और लगा दो, इतने ज्यादा करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम चार्ज बनाते हैं, माय डियर स्टूडेंट्स. यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास तो बहुत ही कम चार्ज होता है सर. यस. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, माय डियर स्टूडेंट्स. सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. तब तक इसके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और अच्छे से इसको रिवाइज करके रखना है. फिर हम स्टडी करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट. सो बिलीव मी, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. सिर्फ एक शर्त है कि आप साथ के साथ सारा करते रहिए. सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय एवरीवन.